हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हॉरर मिनाटी में। और मैं आज आपको अपने व्यूअर्स की भेजी कुछ सच्ची और डरावनी कहानियों के बारे में बताना चाहता हूँ। तो अगर आपको ऐसी ही बेहद डरावनी हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो मेरे यूट्यूब चैनल हॉरर मिनाटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं और इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज आगे भी आप लोगों के लिए लेके आता रहूँ। आगे की स्टोरी मैं अपने व्यूअर्स के ही पॉइंट ऑफ व्यू से कंटिन्यू करूँगा। मेरा नाम अविनाश है। कहीं मैंने सुना था कि आत्मा होती है, वह अपने आसपास मौजूद हो सकती है। दोस्तों, ये बात लगभग 15 साल पुरानी है। हम विट्ठलपुर गांव में रहने के लिए आए थे। ऐसे में यहाँ एक किराए के मकान में रहने वाले थे। पिताजी की नौकरी के लिए हमें हमेशा नई नई जगह पर जाकर रहने का मौका मिला। मेरे पिताजी एजुकेशन डिपार्टमेंट में कार्यरत थे। नए लोगों को मिलने का अवसर मिलता ही रहता था। ये गांव भी कुछ बहुत बड़ा नहीं था। बीच में गांव और आजू बाजू सारे खेत थे। गांव हाईवे से कुछ 4 मील पर की दूरी पर था। सभी यहाँ किसानी करते थे। यहाँ एक स्कूल था जिसमें मैंने दाखिला लिया। यह स्कूल गांव से बाहर था, खेतों के बीच में ही था। जब हम इस गांव में रहने आए थे तब से भूतों के बारे में हमेशा सुन ही रहे थे, पर कभी देखा नहीं था। इसलिए हम भी उसको मजाक में ही ले लिया करते थे। अब ठंड चालू हो गई थी। छोटा गांव होने से लोग जल्दी खा के सो जाया करते थे। कुछ लोग रात को आग जलाकर रखते थे ताकि घर को गर्म कर सके। वैसे उस वक्त स्मार्टफोन नहीं थे और न ही इंटरनेट हुआ करता था। लोगों के पास टीवी के अलावा और कोई दूसरा साधन नहीं था एंटरटेनमेंट का। वो अमावस की रात थी। हम भी जल्दी खा के सोने जा रहे थे। तभी बाहर शोर सुनाई दिया। लोग खेतों की तरफ भागने लगे। हम भी पीछे भागे। तभी हमारा घर मालिक आया और बोला, बाबू, कोई गहरा संकट आने वाला है। पिताजी बोले, क्यों, क्या हुआ है वहाँ? घर मालिक बोला, बाबू, तुम पढ़े लिखे हो, नहीं समझ पाओगे, विश्वास नहीं होगा तुम्हें। तभी वहाँ किसान राम आया। किसान राम घर मालिक के खेतों पे काम करता था। उसने आकर बताया कि पुजारी ने सपने में कुछ देखा और सारे गांव का चक्कर लगा रहा है। सारे गांव को मंत्रों से बांध दिया है उसने। मेरी तो नींद ही उड़ गई थी। क्या ऐसे भी कुछ होता है? मतलब मंत्रों से गांव को बांधना। सुनने में तो अजीब लगता है, लेकिन बाहर आकर देखा तो ना मानते हुए भी यकीन करना पड़ा। देखा कि दूर खेतों से जलती आग आ रही थी। सब लोग डरे हुए थे। न जाने कल क्या होने वाला था। हम सब वापस लौटकर आ गए थे, पर मन में एक ही सवाल था कि ऐसा क्या है जो पुजारी ऐसा कर रहा है। सुबह सब मंदिर गए तो मैं भी गया। मंदिर के दरवाजे पे देखा कि पुजारी के पास लोग बैठे हैं। पुजारी बार बार पूछे जाने पर एक ही बात कह रहा था, स्कूल, स्कूल, स्कूल। इसका क्या मतलब है? यही सवाल था सबको। अभी लग रहा था कि पुजारी नहीं बचेगा। डॉक्टर को बुलाने कोई गया था, पर तब तक देर हो चुकी थी। पुजारी नहीं रहा। उसका कोई सगा तो था नहीं, इसलिए कोई उसको देखने आने नहीं वाला था। तो सबने मिलके उसका आखिरी संस्कार भी कर ही दिया। उसका क्रियाकर्म करके सब वापस घर पहुँचे तो शाम हो चुकी थी। सबको एक ही सवाल खाए जा रहा था कि स्कूल का क्या मतलब है जो पुजारी बोल रहा था। ये पुजारी था काफ़ी ज्ञानी भी। लोगों की बीमारियां जड़ी बूटियों से ठीक किया करता था। कुछ एक लोगों के भूत भी भगाए थे, ऐसा सुना था। इसलिए पुजारी की बात सब ने मन पर ले रही थी। उसने जो किया था गांव के लिए, वो सब भला ही किया था। दिन बीतते गए और पुरानी बातें भूल के सब अपने अपने काम में लग गए। गर्मी के दिन थे।
शाम को स्कूल में साहब लोगों की पार्टी थी। मेरे पिताजी भी जाने वाले थे। मैं उनके साथ गया था, ड्राइवर बनके। हाँ, पिताजी को बाइक चलानी नहीं आती थी, तो कहा जा सकता है कि मैं उनका ड्राइवर बन के ही गया था। रात बहुत हो चुकी थी। हम सब खाना खा के वहाँ से निकले। चलते चलते किसी ने पुजारी की बात छेड़ दी। सब ने उसको हंसकर टालते हुए खाने की तारीफ करते अपने घरों की ओर चल दिए। सुबह जल्दी उठना था स्कूल के लिए, सो मैं भी जल्दी सो गया। सुबह उठे तो और हल्ला था। कल जिसने हम सब के लिए खाना बनाया वो आदमी रात को अपने सामान के साथ स्कूल में ही सो गया था। वो मारा गया। हमको लगा स्कूल में होगा, पर उसकी लाश उसके घर के छत पर मिली। वो वहाँ कैसे पहुँचा पता नहीं। पुलिस आई, खोजबीन करने के बाद सब चले गए। इधर स्कूल के मेन गेट के नीचे सीढ़ियों पर खून से लकीरें खिंची हुई थी। किसी ने जानबूझ के किया होगा, ऐसा सब बोल रहे थे। पर वो खाना बनाने वाला ऐसा कैसे मरा, ये बात इतने साल बीत जाने के बाद भी अब भी राज ही है। इस बात को बहुत ही साल बीत चुके हैं। एक रोज़ हम सब शहर गए थे। मेरे छोटे भाई की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। बस स्टॉप पे रात को आखिरी बस आके रुक गई। हम लोग वहाँ उतरकर कुछ 4 मील पैदल जाने वाले थे। वैसे ये कोई पहली बार नहीं था। हम पहले भी यहाँ उतरकर पैदल गांव तक जा चुके थे, पर आज बारिश हो रही थी, बिजली नहीं थी। यहाँ बिजली जाना बहुत आम बात थी। पिताजी ने छोटी टॉर्च सामने पकड़ के मुझे, मेरी माँ को साथ चलने को कहा। हम सब पिताजी के पीछे चल रहे थे। अमावस की रात थी और मुझे याद है जब पुजारी मरा था वो भी अमावस की ही रात थी। कहते हैं कि अगर अमावस की रात और रात की कुछ घड़ियों का बहुत गहरा संबंध होता है। इसमें भूत पिशाच बहुत ताकतवर हो जाया करते हैं। अपनी अधूरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो बाहर निकल जाते हैं और उनके रास्ते में जो आड़े आता है उनको वो नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन ये सब बातें सुनी सुनाई हैं। मेरी दादी भी ऐसा ही कुछ कहानियाँ सुनाया करती थी। तो अंधेरे में रास्ता निकलते हम आगे बढ़ ही रहे थे। रास्ता कीचड़ से भरा था। शायद रास्ते का काम चालू था। स्कूल आते ही पिताजी चौंक गए। माँ ने पूछा, ऐसा क्या हुआ? पिताजी, धीरे से बोलो, वो देख, आवाज़ मत कर। देखा कि एक सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई किसी की रूह थी। वो ज़मीन के ऊपर जैसे तैर रही थी। पैर नहीं दिख रहे थे उसके। जैसे ही वो हमारे पास आया, उसको देखते ही मेरे होश उड़ गए। उसका चेहरा इतना भयानक था कि सांसें अटक गई थी मेरी। माँ पिताजी के साथ में थी, इसलिए शायद मैं होश में था, वरना तो मैं मर ही गया था समझो। लगा कि हम सब अब मरने वाले हैं। पिताजी माँ भगवान का नाम ले रहे थे। छोटा भाई रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया था और साथ ही मैं भी ज़ोरों से रो रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम आगे जाने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से जैसे तैसे भाग जाएं, पर जा भी नहीं पा रहे थे। हमको बांध दिया गया था वहाँ। हम सब चीखे चिल्ला रहे थे उस अंधेरे में। हमारे सुनने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। आगे जैसे मौत दिख रही थी। थोड़ी देर में हमारी चीख भी निकलना बंद हो गई। अचानक सब शांत हो गया था और बिजली आ गई। रास्ते में बत्तियां जल चुकी थी। हम सब की जान भी बच चुकी थी अब। शायद भगवान ने हमारी सुन ली थी। वैसे ही वो आत्मा स्कूल की तरफ वापस चली गई। हमने भगवान का शुक्रिया किया और वहाँ से गांव की तरफ चल दिए। गांव में पहुँचते ही सारी हकीकत हमने घर मालिक को बताई और लोग भी बहुत जमा हो गए थे। शायद हमारी मौत नहीं आई थी,
इसलिए हम सब बच गए थे। भूतों के बारे में जब भी कोई हम लोगों को आके पहले बताया करता था तो हम लोग उन पर बहुत हंसा करते थे। यकीन नहीं हो रहा था आज जब हम लोगों को अपनी सच्चाई बता रहे थे कि कैसे हमारा एक भूत के साथ सामना हुआ, तो लोग हम पर हंसे जा रहे थे। लेकिन जो हमारे साथ हुआ ये हम ही जानते थे। अगले ही साल मेरे पिताजी का वहाँ से तबादला हुआ, पास ही के एक शहर में। हम सब ने सामान बांधना चालू किया। मेरे सारे पुराने दोस्त मुझे अलविदा कहने आए। रोते हुए मैंने सबको अलविदा कहा और सामान से भरी गाड़ी वहाँ से निकली। हम सब ने उस स्कूल को आखिरी बार गाड़ी से जाते हुए देखा, उस जगह को भी जहाँ हमारे साथ वो बेहद भूतिया घटना हुई थी। मेरा नाम पंकज है। इस कहानी को मैंने एक मेरे ही दोस्त पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के साथ सुनी थी। एक आदमी जो पहाड़ों पर रहने वाला था किसी एक बूढ़े व्यक्ति से बात करता है, तो वह बूढ़ा व्यक्ति एक अजीब अनुभव उसको साझा करता है जिसे बताया गया है। बूढ़ा आदमी कहता है वह रात में अंधेरे में सड़क के एकांत सड़क पर चल रहा था। क्योंकि वहाँ चांदनी ज़्यादा नहीं थी, उसने एक आदमी को लालटेन लिए हुए आगे बढ़ते देखा और उसे पुकारा। वह आदमी नहीं मुड़ा। बूढ़ा आदमी उस लालटेन वाले आदमी के पास पहुंचा और उसके कंधे को छुआ, लेकिन जब वह आदमी मुड़ा और लालटेन ने उसके चेहरे को रोशन कर दिया तो वहाँ कुछ भी नहीं था, ना आँखें, ना होठ, न नाक। फिर बूढ़ा मुड़ा और इतनी तेज़ी से भागा कि उसे पता नहीं चला कि वह कहाँ गया। ये कहानी थी दोस्तों उस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने जो मुझे बताई थी। शायद ये कहानी आप लोगों को झूठ लगे, पर यह बिल्कुल सच्चाई है। मेरा नाम मनाली है। मैं आज आपको अपने दादाजी की बताई कुछ सच्ची डरावनी कहानियों बताना चाहती हूँ। ये पहली कहानी पटना की है। पटना में रहने वाली एक छोटी लड़की अपने परिवार के साथ पटना के बाहरी इलाके में नए घर में चली गई। रसोई की खिड़की में एक खेत दिखता था। सब कुछ बढ़िया था, सिवाय इसके कि उसकी माँ जब भी खाना पकाती तो एक आदमी खेत में बैठकर देखता रहता। वह एक किसान की तरह लग रहा था और चुपचाप उसकी माँ को देख ही रहा था। उसकी माँ जब भी आवाज़ लगाती थी वह आदमी कोई जवाब नहीं देता था। वह हर दोपहर 5 घंटे के लिए वहाँ रहता था। खिड़की से उस लड़की की माँ को खाना पकाते हुए देखता था। हालांकि इस आदमी ने शुरुआत में लड़की की माँ को डरा दिया था, लेकिन बाद में उसकी माँ को स्थिति की आदत हो गई थी और उसकी माँ ने उस इंसान को नज़रअंदाज कर दिया। 2 साल बाद वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया, जैसे वह प्रकट हुआ था। अब इस कहानी में मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई आदमी जिसे भूख लग रही होगी वह खाना मांगने के लिए उसकी माँ की तरफ देख रहा होगा, या कोई ऐसा व्यक्ति जो शायद भूत या प्रेत हो और उसको भूख लग रही होगी तो वो देख रहा होगा। ये क्या चक्कर है, हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता। और आज जब भी हम ये याद करते हैं तो हमें अंदर से डर की लहर दौड़ पड़ती है। यह दूसरी कहानी एक लड़के की है। जो लड़का बताता है कि मेरी दादी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्होंने मुझे यह कहानी सुनाई। उन्होंने इसे अपने भाई से सुना था और दादी के भाई ने इस कहानी को रिक्शा चालक से सुना था, जिसने इसे अनुभव किया था। एक बहुत मोटी औरत एक बार हर की पौड़ी नामक जगह पट जाने के लिए रिक्शा चालक के रिक्शे पर सवार हुई थी। हैरानी की बात यह थी कि वह औरत वास्तव में मोटी थी, लेकिन रिक्शा वाला जब रिक्शा चला रहा था तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे रिक्शा खाली हो। जब वह घाट पहुँचे तो महिला ने उसे इंतज़ार करने को कहा और कहा, मैं गंगा में एक डुबकी के बाद
15 मिनट में वापस आऊँगी। उसने रिक्शा वाले को एक थैली में बंधा हुआ रुमाल दिया। रिक्शा वाला 1 घंटे तक उसका इंतज़ार करता रहा। फिर उसे चिंता होने लगी, क्या वह डूब तो नहीं गई। वह घाट पर गया और औरत के कपड़े को नदी में तैरता हुआ देखा, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। जब उसने उस रुमाल की गांठ खोली जो उस औरत ने उसको दी थी, तो उसमें कीमती पन्ने, मड़का और हीरे लिपटे हुए थे। जब वह उस स्थान पर वापस गया जहाँ से उसने अपने रिक्शा पर उस औरत को बिठाया था और उसके बारे में पूछताछ की, तो रिक्शा वाले ने पाया कि वह एक अमीर महिला थी जो पिछले साल एक आश्रम में मर गई थी। उसकी अंतिम इच्छा गंगा में डुबकी लगाने की थी। यह कहानी सुनने के बाद मुझे हंसी आ जाती है कि वह महिला भूत के पास इतनी शक्ति कैसे आई कि वह इसको कीमती पन्ने और हीरे दे सकती है। पर क्या पता ये स्टोरी रियल हो। मेरा नाम रिया है और मैं आज आपको अपने साथ हुई एक सच्ची डरावनी कहानी के बारे में बतानी चाहती हूँ। शाम के 4 बज रहे थे उस दिन। उसी वक्त मेरा मोबाइल बज उठा। सामने अजय का कॉल आया था। उसने वही अंदाज में कहा, सुनो जाने मन, क्या कर रही हो? मैंने कहा कुछ नहीं, बस अब ऑफिस से निकल पीजी जाऊंगी। तुम क्या कर रहे हो? और सामने से जो मैंने सुना उस पर विश्वास नहीं हुआ। अजय बोला, जान पैकिंग कर लो, आज है फ्राइडे, मंडे को छुट्टी है और मंगलवार को मैं छुट्टी ले लूँगा। तुम बस पैकिंग करो और रास्ते के लिए कुछ खाना पैक करवा लो तो हम जल्दी पहुँचते हैं। अजय भी ना सरप्राइज़ कर देता है कभी कभी। पिछले 1 महीने से इसी बात पर हमारी बहस हो रही थी। मैं उसे कह रही थी लॉन्च वेडिंग आ रही है, प्लान बनाओ, पर उसने अपने घर जाने की रट लगा रही थी। हम दोनों ही गुड़गांव में जॉब करते थे और अलग अलग पीजी में रहते थे। हफ्ते में 3 से 4 बार मिलते रहते थे, पर वीकेंड पर अजय का घर जाना ज़रूरी ही था। उसके मम्मी पापा उसका इंतज़ार करते हैं। मेरा अपना कहना कुछ नहीं। इस दुनिया में चाचा ने बचपन में पाल लिया, पढ़ा लिखा दिया, अब जॉब करती हूँ। पिछले 2 साल से पीजी में रहने आ गई थी। यहाँ पर अजय से मुलाकात हुई। अब मुलाकात प्यार में बदल चुकी है। हम दोनों उम्र में लगभग 3 बसंत देख चुके हैं। अब हमारे प्यार में लड़कपन नहीं था, एक गंभीरता थी, पर हम दोनों एक साथ लिव इन में रहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। खैर, यह तो हुआ परिचय। अब अपनी कहानी पर आती हूँ। उस दिन जैसे मेरे पैरों को पंख लग गए थे। मैं बहुत खुश थी अजय के साथ। इतने दिन बिताने की कल्पना से ही मैं सिहर उठी थी। मैं जल्दी से सब ज़रूरी चीज़ें पैक की, अपने वॉलिंग शूज़, कैसे और रेडी थी। तभी फ़ोन पर मिस कॉल आया, यानी अजय आ गया। मैंने जल्दी ही सामान गाड़ी में रखा और बैठते ही अजय को चूम लिया। वो भी बहुत खुश हो गया। उसने कहा, रिया तैयार रहो, हम एंजॉय करेंगे। हम पूरी रात ड्राइव करते रहे और जब सुबह की पहली किरण उदित हुई तो हम उत्तराखंड के एक छोटे से हिल स्टेशन पर पहुंच चुके थे। वहाँ हमने थोड़ा घूम-धाम कर देखा। हम रहने के लिए नदी किनारे एक शांत सी कॉटेज मिल गई थी। रूम बहुत बढ़िया था, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ और सामने खूबसूरत नदी। अजय जानता था मुझे क्या पसंद है। हमने जल्दी से फ्रेश होकर पहले अपनी नींद पूरी करने का प्लान बनाया, पर बेड पर आते ही रोमांटिक मूड में आ गया और थोड़ा रोमांस के बाद बहुत अच्छी नींद आ गई। मेरी आँख 3 बजे खुली। अजय अभी भी सो ही रहा था। मैंने उठकर अपने कपड़े पहने और खाने के लिए कुछ सर्च करने लगी। तभी मुझे लगा जैसे कोई गुनगुना रहा हो। मैंने दरवाज़ा खोला तो लॉबी की आखिरी हिस्से में बड़ी सी खिड़की पर एक लड़की अपना सिर टिकाए हुए सोई हुई गुनगुना रही थी। उसकी पीठ मेरी ओर थी और उसके बाल घुंघराले बिखरे हुए, काले
मुझे लगा यहाँ पर कोई है। चलो अच्छा है, साथ में कोई कंपनी तो होगी, उम्र का ही होगा, ट्रेनिंग में भी मज़ा आएगा। तभी अजय ने मुझे आवाज़ दी, जान कहाँ गई? और तभी उस लड़की ने मुड़कर मुझे देखा। वो बहुत ज़्यादा गोरी थी। मुझे देखा और वो मुस्कुराने लगी। मैंने भी मुस्कुराकर रिप्लाई दिया। मैंने तैयार होकर लगभग 6 बजे के करीब कस्बे की ओर निकले। मैं और अजय दोनों भूख से परेशान थे। आगे कुछ दूरी पर एक छोटा सा ढाबा दिखा। वहाँ हमने चाय और आलू के पराठे खाए। ढाबे का मालिक एक बूढ़ा सा आदमी था। वो कहने लगा, आप लोग कहाँ रुके हो? हम लंच बॉक्स भी भेज सकते हैं। जब हमने बताया हम कहाँ रुके हैं तो उस बूढ़े ढाबे पर दो तीन लोगों की आंखें फैल गई। कोई कुछ बोला तो नहीं, पर कानाफूसी होने लगी थी। मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर हम उस वक्त वहाँ से निकलकर नीचे बाज़ार की तरफ घूमने आए थे। आते वक्त रात का खाना पैक करवा कर हम कोई 9 बजे के लगभग कॉटेज पहुंच चुके थे। मेन गेट पर शिबू मिल गया। वो कॉटेज का केयर टेकर था। उसने बताया यहाँ सिर्फ ब्रेकफास्ट और चाय कॉफ़ी ही मिल सकती है, पर पीछे की तरफ रसोई है जहाँ आप खुद खाना बना सकते हो। अजय उससे आसपास घूमने की जगह के बारे में पता करने लगा और मैं रूम की तरफ बढ़ चली। लॉबी पर पहुंचते ही मुझे ठंडी हवा का एहसास हुआ। मैं जैसे ही चाबी दरवाजे पर लगा रही थी, मुझे साथ के कमरे से धीमी संगीत की आवाज़ सुनाई देने लगी, बहुत ही मीठी पर उदास सी। मुझे अचानक वो लड़की याद आ गई। पीछे पीछे अजय भी आ गया। वो कहने लगा, अंदर चलो, यहाँ क्यों खड़ी हो, एक राउंड और हो जाए। उसकी आंखों में शरारत थी। मैं बस उसकी आंखों में खो गई। मैं उससे दीवानों की तरह प्यार करती थी। मेरे लिए सिर्फ वो ही तो था। उसका प्यार जिस शर्त पर मिले वह मुझे मंजूर था। उस रात में बहुत सुकून सी थी। अजय की बाहों में। बाहर अब बारिश शुरू हो गई थी। पता नहीं चला मुझसे कब प्यास लग गई। फ़ोन उठाकर देखा तो रात के 2 बज चुके थे। बारिश की रिमझिम और रात का सन्नाटा अलग ही दुनिया लग रही थी। मैंने अजय को देखा। वो किसी छोटे बच्चे की तरह सो रहा था। मैंने उठकर खिड़की खोली और बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। तभी साथ वाले रूम में किसी की रोने की आवाज़ आने लगी। कोई आदमी ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था और कोई लड़की रो रही थी। उनकी आवाज़ें क्लियर नहीं थी, जैसे दबी दबी सी थी। खिड़की बंद करने की आवाज़ से अजय भी उठ बैठा और वो कहने लगा, रिया, तुम रात को खिड़की क्यों खोल रही हो? ये कॉटेज नदी के पास है, जंगली जानवर भी आ सकते हैं। मैंने तब दिन में मिलने वाली वो बिखरे वाली बालों वाली लड़की का जिक्र किया। मेरा ख्याल था कि वो कोई विदेशी है। अजय बोला, उन्हें छोड़ो, कल तुम्हें एक वाटरफॉल के लिए लेकर जाऊंगा। अभी इधर उधर न जाओ, मुझसे लिपट जाओ। सुबह बड़ा फ्रेश मूड था। हम सब जल्दी से नाश्ता करके वाटरफॉल की तरफ निकल पड़े। जाते जाते शिवू ने कहा, आप वाटरफॉल नीचे से ही देखिएगा, ऊपर टॉप पे ना जाएं। वो टॉप से फिसलकर बहुत लोग मर चुके हैं। लगभग 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके हम उस वाटरफॉल तक पहुँचे। वहाँ काफ़ी चहल पहल थी। टूरिस्ट के साथ साथ लोकल लोग भी वहीं पर थे। रविवार जो था, वाकई बहुत खूबसूरत जगह थी वो। वहाँ पर एक छोटा सा लड़का लगभग जला हुआ पतीला मैगी और कुछ कोल्ड ड्रिंक की बोतलें लिए बैठा था। अजय ने उससे कहा, मैगी के साथ साथ चाय भी दे दो। उसने हाँ किया। अजय उससे बातें करने लगा। मैं बिजी हो गई। मैं कैमरे लिए और फ़ोटो खींचने लगी। एक पतली सी ऊबड़ खाबड़ पगडंडी सी जो वाटरफॉल के साथ साथ चल रही थी। मुझे लगा जहाँ अजय बैठा है उससे शॉट ऊपर से जाकर लिया जाए तो वाटरफॉल की बढ़िया पिक्चर आएगी।
अभी थोड़ा आगे ही बढ़े थे कि अचानक वो उलझे बालों वाली लड़की मुझे अपने आगे दिखाई दी। वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। मैं लगभग भागते हुए उसके पास पहुंची। मैंने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि वो पलटी। मैं शॉक हो गई। मैंने कहा, हेलो। वो मुस्कुरा दी। मैंने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम कहाँ रहती हो और यहाँ अकेली क्यों हो? उसने नहीं कहा। उसका चेहरा गोल और बहुत गोरा था, पर आंखें एकदम काली। उसके बालों की तरह वो बहुत सुंदर थी। मैंने उससे पूछा, तुम कहाँ से आई हो? इस बार वो धीमी आवाज़ में बोली, मैं भी इंडिया से ही हूँ। मैंने कहा, ओह, मुझे लगा कि तुम विदेशी हो। वो हल्के से हंस दी। तभी मेरी खोज में अजय आ गया। मैंने परिचय करवाया, मैं रिया और ये मेरा हस्बैंड अजय। मैंने झूठ बोला। उसने अपना नाम सारा बताया। अजय ने चाय पीने के ऑफ़र दिया, पर उसने मना कर दिया। वो बस चोटी की ओर बढ़े चले जा रही थी। तभी अजय ने उससे कहा कि संभल कर जाना, और उसने स्माइल दे दिया। हम लगभग 2 घंटे वहीं बैठे रहे, पर सारा वापस नीचे की ओर नहीं आई। मैंने कहा, चलो बाज़ार घूमाते हैं, पर अजय का कुछ और मूड था। हम वापस कॉटेज पहुँचे। वापसी के सारे रास्ते अजय शरारत करते हुए आया था। कभी गले लगा लेता, कभी चूम लेता, कभी गोदी में उठा लेता। मुझे लग रहा था काश ये वक्त यहीं रुक जाए, हम हमेशा यहीं रह जाएं। जब मेरी नींद खुली, अजय बिस्तर पर नहीं था। मैं कपड़े पहनते हुए उसे आवाज़ देने लगी, पर कोई जवाब नहीं आया। अजय कहीं पर भी नहीं था। तभी बाहर लॉबी में कुछ आवाज़ आई। मैंने दरवाज़ा खोला तो अजय बाहर उस खिड़की के पास खड़ा था जहां मैंने सारा को पहली बार देखा था, उसी तरह सिर टिकाए हुए बाहर देखते हुए। जनाब, कहाँ खो गए? अजय पलटा और बोला, मुझे कोई उदास सी धुन सुनाई दे रही है और उसका पीछा करते करते यहाँ आ गया हूँ। साथ वाले दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। मुझे अजीब लगा, सारा वापस आई कि नहीं। मैंने देखा तो रूम बिल्कुल खाली था। पलंग पर कोई भी चादर नहीं थी। मुझे लगा कि सारा चली गई है। हमने निर्णय लिया कि आज डिनर खुद ही बनाएंगे। अजय ने शिबू से चिकन और वोडका ले आने को कहा। हमने कॉटेज के आंगन में आग जलाई, स्लाइड में ही चूल्हा मंगा लिया। वोडका देख शिबू भी हमारे साथ बैठा। मैं चिकन पकाने लगी। रात बढ़ती ही जा रही थी। शिबू 2 पैक लगाने के बाद सेंटी हो गया था और कहने लगा, बाबूजी, हमें भी दिल्ली ले चलो, हमको साथ रख लेना, सेवा कर देंगे। अजय उससे समझाने लगा, अरे तुम तो जन्नत में रहते हो, यहाँ काम भी कम है क्या जो वहाँ आओगे तुम? आज तो कॉटेज में ही हम अकेले ही गेस्ट हैं। शिबू ने कहा, साहब, पिछले कुछ महीनों से आप ही अकेले गेस्ट हो। मैं और अजय एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। हमने कहा, अच्छा, एक कपल और भी था हमारे साथ वाले रूम में? आदमी को तो देखा ही नहीं, पर लड़की से मैं कॉटेज और फिर वाटरफॉल पर मिली। क्यों झूठ बोलते हो? ऐसा कहकर शिबू का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो कुछ भी नहीं बोला। अजय ने कहा, क्या हुआ शिबू? अपना गला साफ करते हुए बोला, साहब, मैं अपनी माँ की कसम खाते हुए कहता हूँ, आप यहाँ अकेले ही हो और कोई लड़की वगैरह यहाँ नहीं है। मैंने कहा, फिर वो लड़की कौन थी, कहाँ से आई? शिबू ने बताया, इस कॉटेज के बारे में बहुत कहानियाँ फैली हुई हैं। ये बहुत पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में किसी साहब बहादुर का घर था और यहाँ पर कुछ मौतें भी हुई थी। तब से आसपास के लोग यहाँ आवाज़ें सुनने लगे। कभी कोई उदास सी धुन, कभी लड़की की गाने की आवाज़, तो कभी रोने की। मेरा ये सुनकर खून जम गया था। पर शिबू हमें कहाँ की आज कहाँ बता रहा था। ऐसा ना देखा और ना सुना जैसी बातें वो बता रहा था। मैं तो रोज़ यहीं रहता हूँ और कभी कुछ नहीं देखा।
डिनर जैसे तैसे निपटे कि हम दोनों रूम में आ गए। अजय मुझे बोला कि चर्सी है साला, कहाँ किसकी बातों में आ रही हो तुम भी। पर अंदर से वो भी डरा हुआ लग रहा था। वोडका उतर चुका था, नींद भाग गई थी। मैं और अजय इधर उधर की बातें करते हुए टाइम पास ही कर रहे थे। रात के 10 बज चुके थे। बारिश भी शुरू हो गई थी। बात करते करते हम कब सो गए पता ही नहीं चला। रात के किसी वक्त मुझे लगा जैसे मेरे ऊपर कोई झुका हुआ है। मैंने आँख खोली तो सारा थी। सारा कंधों से पकड़कर मुझे उठा रही थी। मेरा नाम बार बार पुकार रही थी। उसकी आवाज़ किसी कुएं से आई हुई लग रही थी। मैं डर कर उठी। सारा मेरा हाथ पकड़कर मुझे चीखती हुई अपने साथ ले जाने लगी। डर के मारे मेरे गले से आवाज़ तक नहीं निकल पा रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, अजय बिस्तर पर नहीं था। सारा मुझे साथ लेकर दूसरे कमरे में चली गई। उस कमरे की शक्ल ही बदली हुई थी। हॉल के कोने में बड़ी सी कुर्सी पर एक अंग्रेज़ रौबीला सा आदमी बैठा हुआ था और वायलिन बजा रहा था। उदास सी धुन। उसकी आंखें बंद थी। सारा उसके पैरों के पास जाकर बैठ गई और रोने लगी। सारा ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहने लगी, प्लीज़ एल्बर्ट, मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। पर उस आदमी पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। सारा का चेहरा लाल हो गया था। अचानक वो आदमी खड़ा हुआ और मेरी ओर बढ़ने लगा। मैं जड़ थी, जैसे मेरी आंखों के सामने कोई पिक्चर चल रही हो। तभी सारा के हाथ में ना जाने कहाँ से बंदूक आ गई थी। सारा फिर बोली, एल्बर्ट रुक जाओ। पर वो आदमी आगे बढ़ता ही जा रहा था। फिर एक धमाका और ढेर सारा धुआं, और तब पहली बार मेरे गले से चीख निकली। अजय और शिबू भागते हुए मेरे पास आए। मैं उस कमरे में बस एक जगह बैठी ही हुई थी और लगातार चीखे जा रही थी। वहाँ कुछ भी नहीं था। अजय मुझे उठाकर अपने कमरे में लाया, मुझे पानी पिलाया और मेरा पसीना पोंछने लगा। वो बार बार मुझसे पूछ रहा था कि क्या हुआ है, पर मैं कुछ बता ही नहीं पा रही थी। फिर कब मैं बेहोश हो गई पता ही नहीं लगा। अब मेरी आँख खुली, सुबह हो गई थी। अजय परेशान सा मेरे सिरहाने बैठा हुआ था। रूम के दूसरे कोने में शिबू दीवार से सर लगाकर खड़ा था। मैंने उठने की कोशिश की तो अजय ने मेरी मदद ही की। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सदियों से बीमार हूँ और मुझे बहुत कमज़ोरी लग रही है। शिबू को अजय ने कॉफ़ी बनाकर लाने को कहा। फिर मुझे बाहों में भरते हुए कहा, क्या हुआ था रिया, तुम रात को कहाँ चली गई थी? मैंने सारी बात बता दी। अजय सुनकर सन्न रह गया। उसने जैसे तैसे पैकिंग की, मुझसे सहारा देकर तैयार करवाया और हम निकल पड़े कॉटेज से। जैसे जैसे दूर जा रहे थे, मेरे शरीर में जैसे जैसे जान आती जा रही थी। हम बाज़ार में पहुंच गए। अजय ने उस छोटे से ढाबे पर गाड़ी रोक दी। वो बूढ़ा चाय बना लिया था। अजय और मेरी सफ़ेद शक्ल देखकर वो बोला, साहब हम तो पहले ही दिन आपको बताने वाले थे, पर शहर के लोग ऐसे बातों में कहाँ मानते हैं। फिर जो उसने कहानी सुनाई वो इस प्रकार थी। यह बात उस जमाने की है जब अंग्रेज़ भारत छोड़कर जाने ही वाले थे। ये कॉटेज अंग्रेज़ अफसर अल्बर्ट केत की थी। उसकी फैमिली इंग्लैंड में थी और वो लगभग 60 साल से हट्टा कट्टा आदमी था। कुछ साल पहले वो बंगाल की किसी लड़की सारा को अपने साथ ले आया था। वो बेचारी उससे बहुत प्यार करती थी, पर जब अंग्रेज़ भारत छोड़कर जाने लगे तो अल्बर्ट सारा को छोड़कर जाने लगा। उसे वो साथ कैसे ले जाता इंग्लैंड। मैं उसकी बीवी और 8 बच्चे थे। सारा सारी ज़िंदगी जिसे प्यार समझ रही थी वो बस मन बहलाने के लिए था। उसने बहुत कोशिश की एल्बर्ट ना जाए, पर उसने नहीं माना वो। और फिर सारा ने उसे गोली मार दी और खुद वाटरफॉल से छलांग मारकर सुसाइड कर लिया। तब से उनकी आत्मा यहीं भटकती है। मैं सारा
रास्ता यही सोचते आ रही थी, क्यों सारा ने मुझे चुना, क्यों वो मुझे अपनी कहानी बताना चाहती थी और क्या इशारा करना चाहती थी। जब गुड़गांव करीब आने लगा तो मैंने अजय को कहा, क्या तुम भी मुझे छोड़कर तो नहीं चले जाओगे? हमारा रिश्ता इतना कच्चा तो नहीं है ना? अजय मेरी ओर हैरानी से देखने लगा और नहीं में अपना सर हिला कर दिया। जिंदगी वापस आकर फिर बिजी हो गई। एक शाम मेरा फ़ोन बजा। हेलो जाने मन, रेडी हो? मम्मी पापा आ रहे हैं। और उस दिन मेरी शादी की बात भी तय हो गई।